आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। दोस्तों, वसई तालुका की डैशिंग दबंग सोशल वर्कर जो अपने माता पिता के पदचिन्हों पर चलकर आदिवासियों वंचितों के लिए संघर्ष करना अपना धर्म मानती हैं और जिन्होंने मां को सम्मान दिलाने के लिए बच्चे के नाम के साथ पिता के नाम के साथ मां का नाम जोड़ने के लिए भी कड़ा संघर्ष किया और आज महाराष्ट्र में ये लागू हो चुका है। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट स्नेहा प्रेमनाथ दुबे की। इस बार BS नेशन ने स्नेहा को भी चुना है वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड के लिए। इसी सिलसिले में हमने की स्नेहा से मुलाकात। नमस्कार स्नेहा जी, BS नेशन में आपका स्वागत है। BS नेशन हर साल वसई गौरव अवार्ड का आयोजन करता है। इस बार भी वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए आपका नाम नॉमिनेट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। सबसे पहले BS नेशंस को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए लायक समझा, मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनी बनाया। तो BS नेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू और बहुत अच्छा लग रहा है नॉमिनेट होके। वसई में स्नेहा जी आप कब से हैं और कब से सोशल सर्विस में आप गई और कैसे जाना हुआ? मैं 2.5 साल की थी तब हम लोग वसई में आए। मेरा जन्म मुंबई का है, लेकिन मेरे माता पिता विवेक पंडित और विद्युलता पंडित इन्होंने अपने काम की शुरुआत 1979 में विरार के दहीसर गांव से शुरू किया। तो उसके बाद वहाँ पे जब काम की शुरुआत की और हम दोनों बहनों का जब एजुकेशन का सवाल आया तो हम लोग वसई में शिफ्ट हुए। तो मेरा पूरा बचपन वसई में गुजरा है, मेरा पूरा स्कूलिंग वसई में हुआ है और अब कहा जाए तो 38 इयर्स आप समझ लो कि मैं वसई की बन के रही हूँ। तो सोशल वर्क में कैसे आना हुआ? जैसे कि मैंने कहा कि माता पिता दोनों सोशल वर्क में थे। श्रमजीवी संगठना उन्होंने संगठन बनाई, विधायक संसद संस्था है और अभी संगठना को 40 साल हुए हैं और 40 साल थाना, पालघर, नासिक, रायगढ़, महाराष्ट्र के इन जिलों में और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं देश भर में जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है ऐसी जगह पे जाके मेरे माता पिता ने काम किया है और उनके साथ रह रह के हम लोग सीखते गए। और सिर्फ एक देखना अलग होता है और इन्वॉल्व होना अलग होता है। तो हमने सिर्फ देखा नहीं और हमारे माता पिता ने भी हमें सिर्फ दिखाया नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उस काम में इन्वॉल्व किया। इसलिए बचपन से उनके साथ जाके उनके काम में इन्वॉल्व रह के बचपन से इस सब काम की रुचि बढ़ गई। और जब करियर का सोचा कि 12th के बाद अब क्या करना है, तो मेरे पिताजी श्री विवेक पंडित जी की बहुत इच्छा थी कि वो लॉ करे, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो उनकी इच्छा थी कि मैं करूं। तो मैंने सोचा कि लॉ भी कर सकती हूँ और मैं जो करना चाहती हूँ, मैं जो संगठन का काम करना चाहती हूँ, जो मैं वंचित लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, उसमें मेरी पढ़ाई का मुझे उपयोग होना चाहिए। इसलिए मैंने लॉ चुना और फिर उसके बाद से ही मतलब लॉ करके भी क्या करना है, तो कोर्ट में मेरा कभी मन लगा नहीं कि रोज जाओ और कोर्ट की जो जिंदगी है मैंने देखा, थोड़ी दिन प्रैक्टिस भी की, लेकिन खून में संगठन होने के वजह से आंदोलन की वो क्या बोलते हैं एक रुचि होने के वजह से और वो सब देखा हुआ था, इसलिए मेरा ज़्यादा झुकाव संगठन का काम करने के प्रति हुआ। और फिर तभी से मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे बचपन से ही मैं ये काम कर रही हूँ। आपने एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट की है कि माँ का नाम लगना चाहिए बच्चे के नाम के आगे। तो इसके लिए इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे ये आप कर पाई? संगठन का काम करते करते ही इस चीज़ की प्रेरणा मिली, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे माता पिता की है। जैसे मैं हर चीज़ में उनका उल्लेख कर रही हूँ, लेकिन ये सच है क्योंकि मेरा और मेरी बहन का नाम जब स्कूल में लगाया गया तो मेरे माता पिता ने, विवेक पंडित जी, विद्युलता पंडित जी ने हमारे नाम में सरनेम नहीं लगाया और माँ का नाम इंक्लूड किया। जैसे कि मेरा नाम स्नेहा विद्युत विवेक और मेरी बहन का नाम स्वप्ना विद्युत विवेक, ऐसे नाम आया। मेरे आज भी लिविंग सर्टिफिकेट पे, कॉलेज के लिविंग सर्टिफिकेट पे या लॉ के डिग्री पे मेरा नाम वैसे ही है। मतलब आज से 38 इयर्स पहले
38 साल पहले उनकी ये सोच शुरुआत हो चुकी थी। और बचपन पूरा हमने इस चीज को जिया है, क्योंकि हमारा नाम सबसे अलग होता था स्कूल में भी। तो सब टीचर्स से पूछा जाता था, सब हमारे दोस्तों से पूछा जाता था कि ऐसा नाम क्यों तुम्हारा। तो उनको सबको बताते बताते वो आइडियोलॉजी भी हम लोग बताते थे कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि सरनेम आए नाम में। सरनेम से जाति का पता चलता है, उसमें फिर लोगों में भेदभाव होता है। और माँ हमारे लिए सब करती है, जितने ज़रूरी पिता होते हैं उतने ही ज़रूरी माँ भी होती है बच्चे की ज़िंदगी में। तो माँ का भी नाम आना चाहिए। ये बचपन से सबको वो कहते कहते ये जहन में एकदम बैठ गया था, तो तभी से इस चीज़ की प्रेरणा मिली। तो आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो जीआर निकाल दिया है और ऐसा बोला कि इस साल से सबका ऐसा नाम लग गया, तो इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, किन लोगों का सहयोग रहा? तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे नाम में तो मेरे माँ का नाम लग गया था, लेकिन जब मेरे बच्चे का नाम स्कूल में वापस डालने की बारी आई, तब वहाँ पे मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। स्कूल से झगड़ा करना पड़ा। स्कूल तैयार ही नहीं था कि हम माँ का नाम डालेंगे। उन्होंने कहा एफिडेविट करना पड़ेगा आपको। तो मैंने और मेरे पति नवीन दुबे जी ने, उन्होंने एफिडेविट किया कोर्ट में जाके कि ये दोनों हमारे बच्चे हैं, हम दोनों चाहते हैं कि इनके नाम में माँ का नाम भी लग जाए और इसके आगे से उनके हर डॉक्यूमेंट में माँ का नाम लगेगा। मयंक स्नेहा प्रेमनाथ दुबे, मलांग स्नेहा प्रेमनाथ दुबे, इस तरीके से एफिडेविट किया, वो स्कूल में सबमिट किया और फिर उनके नाम में मेरा नाम लगा। लेकिन मुझे उस समय ये फील हुआ कि एक माँ को उसका नाम अपने बच्चे के नाम में लगाने के लिए एफिडेविट करना पड़ना, ये सबसे बड़ा अपमान उसका होता है। और क्या फीलिंग होती है वो मैंने खुद महसूस की। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं झगड़ सकती हूँ, लेकिन हर ऑर्डिनरी माँ या हर ऑर्डिनरी औरत इस चीज के लिए झगड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जो इससे भी जरूरी उसके लिए हो सकती है, लेकिन उनके लिए किसी ना किसी को तो आवाज उठाना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चों के नाम में तो लग गया, लेकिन बाकी सब के माओं का नाम उनके बच्चों में आने के लिए भी कुछ करना चाहिए। और तभी से मतलब 2014 से इस चीज की शुरुआत की गई। फिर जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उनके सरकार में माननीय विनोद तावड़े जी शिक्षण मंत्री थे, तो उनको जाके पहले हम मिले, उनको पहले ये प्रस्ताव रखा, उनको निवेदन दिया और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि ये चीज होगी, इस चीज में बदलाव होगा। तो शुरुआत वहां से हुई हमारी। और फिर जब मैंने संगठन में ये बात रखी, श्रमजीवी संगठन में काफी सारी मतलब 60% महिलाएं सभासद है, मेंबर्स है। आज संगठन के 1.5 लाख मेंबर्स है और उसमें 60% मेंबर्स महिलाएं हैं। तो उनके सामने जब मैंने ये बात रखी तो उन्हें भी ये चीज बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं उनका सम्मान हो रहा है, उनका भी अस्तित्व रहेगा। तो उन्होंने सबने ये चीज आगे ली और फिर संगठन के थ्रू हमने इस मूवमेंट को चालू किया। उसमें भी बहुत सारे पड़ाव आए, मतलब जैसे कि विनोद तावड़े जी से हम मिले तो हम 4-5 साल राह देखे कि इस चीज में बदलाव होगा, नहीं हुआ। फिर 2020 से हमने वापस इस चीज की शुरुआत की, जन जागृति करने की शुरुआत की और 2022 को 5,000 महिलाओं का हमने मेळावा लिया और वहां पे निर्धार किया कि जब तक अब नाम लगेगा नहीं माँ का, तब तक शांत नहीं बैठेंगे। और उसके ही साथ हमने ग्राम पंचायत में इस बात को फैलाने की शुरुआत की। और मुझे ये कहने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि पालघर और ठाना डिस्ट्रिक्ट के जिला के लगभग 80 से ज्यादा ग्राम पंचायत में इस चीज के लिए ठहराव हुआ कि इस ग्राम पंचायत में जो भी बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के नाम के आगे माँ का नाम लगेगा। और वो ठहराव करके उन्होंने वो प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन को भेजा। 5 पंचायत समिति ने इस चीज का ठहराव किया। ये बहुत बड़ी बात होती है ग्राम पंचायत में एक ठहराव होके शासन के पास जाना, क्योंकि वो एक बेसिक बॉडी होती है, लोगों की बॉडी होती है और गवर्नमेंट को उनका सुनना ही पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा पड़ाव रहा हमारे मूवमेंट का। और बाद में हमने अगले साल एक आंदोलन किया कि जो तहसीलदार होते हैं
वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे तालुका में, तो उन्हें हमने उनका नाम उनके माँ के साथ लिख के उनके नाम की प्लेट गिफ्ट की। ये आंदोलन की एक स्ट्रैटेजी थी कि एक प्लेट गिफ्ट करना मतलब उनको भी ये महसूस होना कि ये चीज़ होना ज़रूरी है कितना। और इस चीज़ को किसी ने भी विरोध नहीं किया, सबने बहुत हंसते हंसते खुशी खुशी वो एक्सेप्ट किया और अपने माँ का अपने जिंदगी में महत्व क्या है वो खुद तहसीलदारों ने बोला कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके थ्रू हमने एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उनको निवेदन भेजा। खुद हमने एकनाथ जी शिंदे है, दादा भूसे है, वो ऐसे मंत्री है, उनको मिलके हमने निवेदन दिया है। तो ये सब चीजें की है। 288 एमएलए हमारे महाराष्ट्र में है, उनको सबको इस बारे में लेटर भेजा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ श्रमजीवी संगठन ने इस बारे में काम किया ऐसा नहीं है। जो कई सोशल एक्टिविस्ट ऐसे थे जो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे। खुद का नाम उन्होंने फेसबुक पे चेंज किया था, खुद का नाम इंस्टा पे चेंज किया था, या कई मंत्री है जिन्होंने शपथ लेते हुए अपने माँ का नाम लिया था। लेकिन हम ये चाहते थे कि सिर्फ नाम लेने पे या फेसबुक पे सिर्फ नाम चेंज होने से नहीं चलेगा, हर डॉक्यूमेंट पे माँ का नाम आना ज़रूरी है। इसलिए ये मूवमेंट की शुरुआत की थी। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीआर निकाला है, तो 1 मई के बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे उनके नाम में बर्थ सर्टिफिकेट में माँ का नाम आएगा, उनके हर डॉक्यूमेंट में माँ का नाम आएगा। ये बहुत गर्व की बात है और महाराष्ट्र सरकार ने बहुत पथदर्शी ये निर्णय लिया है। ये निर्णय का बाकी सारे राज्यों में भी अनुकरण करना चाहिए और पूरे देश में मुझे ऐसे लगता है कि इस चीज़ का अनुकरण करके माँ को सम्मान देना चाहिए। ये तो सही है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस विषय में आपका ही नाम हाईलाइट किया जाएगा कि भाई माँ का नाम आपने जोड़ा। लेकिन जीआर भी निकल गया, तो अब पब्लिकली आप अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कदम उठा रही हैं? पब्लिकली हम लोगों को बता रहे हैं। अभी ज़्यादातर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस कर रहे हैं। जितना लोगों तक हम जा सके, खुद जा सके, जैसे हमारी महिलाओं का केडर है, वैसे जिन जिन ग्राम पंचायतों ने ये ठहराव दिया था हमें, उनका सत्कार हमने 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती होती है, तो ये निर्णय उससे पहले हिवाई अधिवेशन जो हुआ दिसंबर में, उसमें महिला धोरण जाहिर हुआ था और उसमें ये निर्णय जाहिर हुआ। तो 3 जनवरी को तुरंत हमने उन सब ग्राम पंचायत के लोगों को फिर से बुलाया, उनका सम्मान किया कि उनके वजह से ये बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, तो उनका भी कहीं तो रिकग्निशन उनको भी मिलना ज़रूरी था। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना फैला रहे। और मुझे आपके भी माध्यम से लोगों को कहना है कि ये सिर्फ किसी एक महिला की बात नहीं है, ये हमारे सबकी माँ के सम्मान का और उसके अस्तित्व का सवाल है। लोग मुझे कहते हैं, या ये जब न्यूज़ आई तो मैं कमेंट्स में भी बहुत पढ़ती हूँ, लोकमत ने इसको डाला या बहुत सारे देवेंद्र जी ने इसको इंस्टा पे शेयर किया, फेसबुक पे शेयर किया, लेकिन कई लोगों के उसमें कमेंट्स आते थे कि ये करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, या अब शादी शुदा औरतों का क्या। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक स्टेप है, समाज में बदलाव लाने का ये एक स्टेप है। इससे सब कुछ मिलेगा ऐसे नहीं है, लेकिन जो भारतीय संविधान ने जो हमें राइट टू इक्वालिटी दी है, समानता का अधिकार दिया है, तो वो माँ को भी समानता का अधिकार है। इसमें बेटी को समानता का अधिकार मिला है, बीवी को समानता का अधिकार मिला है, अलग अलग माध्यमों से, लेकिन अभी तक माँ इस अधिकार से वंचित थी। तो माँ को भी इस अधिकार की ज़रूरत है, उसके हक की ज़रूरत है और रिकग्निशन की ज़रूरत है कि वो जितना बच्चे के लिए करती है उसका रिकग्निशन माँ को कहीं मिलता नहीं है। समझो आज मुझे कुछ हो गया देवेंद्र जी, और मेरे बच्चे के नाम में मेरा नाम नहीं है, तो मेरी पहचान उधर ही, मेरे खत्म होते ही मेरी पहचान मिट जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे के नाम में अगर मेरा नाम रहा तो मेरे नहीं होने के बाद भी उसके नाम में मेरा नाम जिंदा रहेगा, जैसे पिता का नाम जिंदा रहता है। तो यही है हमारी माँ का नाम जिंदा रखने की ये एक कोशिश है, माँ को सम्मान देने की एक कोशिश है। और सब लोग इसको
आदमी औरत ये इशू करके या फेमिनिज्म का कोई इशू ना समझते हुए एक हमारे माँ को सम्मान मिलना चाहिए, इस तरीके से अगर ये पॉजिटिवली ले और ये बदलाव खुद से शुरू करे तो मुझे लगता है कि हमारी माँओं को सम्मान मिलेगा। बातें और भी करेंगे, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं हम। सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में, आज ही लीजिए पालघर में। स्नेहा जी, आप सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं, जगह जगह आप महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ती हैं, जाती हैं, प्रदर्शन करती हैं, तो कैसे एक्सपीरियंस रहता है? किन किन तरह के केस में आपको लोग बुलाते हैं या आप केस सॉल्व करती हैं? देवेन जी, अगर देखा जाए तो हम 75 साल हुए हैं आज़ादी को, और भारत एक तरफ बहुत डेवलपमेंट हो रही है भारत में, लेकिन दूसरी जगह पे ऐसा भी समाज है जहाँ 2 वक्त की रोटी भी लोगों को नहीं नसीब हो रही है, काम नहीं है हाथ को, बंधुआ मजदूर, मतलब एक तरह की गुलामी अभी भी भारत में, हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई के इतने नज़दीक हो रही है। मतलब मैं आपको कहूँ तो पिछले एक साल में श्रमजीवी संगठन ने 200 से ज़्यादा बंधुआ मजदूर सिर्फ पालघर डिस्ट्रिक्ट और थाने डिस्ट्रिक्ट और नासिक में छुड़ाए हैं। उसमें से एक काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी, पिछले साल जून के आसपास सातारा से 2 जन चल के आए यहाँ पे। मतलब सातारा से यहाँ पे मुझे लगता है 350 किलोमीटर का फासला होगा। 15 दिन वो लोग, एक औरत और आदमी, चल के वहां से आए, उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को हम तक बताने के लिए। मतलब उनको वहां पे पुलिस पे विश्वास नहीं था और किसी पे विश्वास नहीं था, वो यहाँ पे भाऊ को मिलने के लिए आए, और वो औरत पे वहां पे सामूहिक बलात्कार किया गया था सातारा में वो क्यों गए थे? वो रहने वाले थे रायगढ़ के, पाली जिला के, लेकिन काम नहीं है हाथ में कुछ भी, तो पेट के लिए तो काम करना ही पड़ता है। वो सातारा में इसलिए कोळसा भट्टी उधर होती है, कोयला बनाया जाता है, लकड़े से कोयला बनाया जाता है, तो वो कोयला बनाने के लिए वो उधर आंध्र प्रदेश में वो गए थे, और आंध्र प्रदेश से वापस आते हुए काम करके 6 महीना काम किया आंध्र प्रदेश में, और वापस आते हुए सातारा में दौंड जिला में वो स्टेशन पे रुके। वहां पे उधर उनको एक और आदमी मिला, और ये लोग बहुत शातिर होते हैं, जो काम कराने वाले होते हैं, इनको पता रहता है कि कौन काम करने वाले लोग हैं। तो उनके पास वो आया और कहा कि मेरे पास काम है, आप लोग चलो। काम की उन्हें भी जरूरत थी, वो पूरी फैमिली उधर गई, और वहां पे जाने के बाद उनके 4 बच्चे थे। चारों बच्चों को उस मालिक ने अपने कब्जे में ले लिया, और उसके पास और 15 फैमिलीज वैसे थी, कोई 10 साल से था, कोई 15 साल से था, कोई 1 साल से था। वो मालिक की ऐसी आदत थी कि सारे फैमिलीज के जो बच्चे थे उनको शाम होते ही वो अपने घर में कैद कर लेता था, ताकि कोई भी वहां से भाग नहीं सके। और दूसरे दिन सुबह 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चे अपने पास रखता था, 1 बच्चा माँ बाप को देता था, ताकि कोई ना कोई उसके कस्टडी में रहे और वो लोग भाग नहीं सके। मजदूरी कितना देता था? तो हफ्ते के 50 रुपए, आप सोचिए एक इंसान को। तो ये आज भी चालू है? आज भी चालू है, और उधर से वो भाग नहीं सकते थे। ऐसे हालात में भी वो लोग उधर काम कर रहे थे। लेकिन वहां पे जाने के बाद चौथे दिन उस औरत के आदमी को उसके घर पे बुलाया, उस आदमी ने, मालिक ने, उधर उसको बंद कर लिया, और औरत के झोपड़ी में जाके वो मालिक ने और 4 लोगों ने उसका बलात्कार किया। तो ये घटना होने के बाद तो उसकी हिम्मत पूरी टूट गई। उसने कहा कि अब मैं अगर रह गई तो ये चीज रोज मेरे साथ होगी यहाँ पे, मतलब मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं था उसके पास। फिर वो, उसका आदमी और उसकी छोटी बच्ची वहां से भागे। उनके पास कोई पैसा नहीं था, ना खाने के लिए था, ना गाड़ी के लिए था। चलते चलते वो लोग 15 दिन चल के उस गाँव आए और हमें ये कहानी बताई। हम यहाँ पे पूरी टीम लेके 5 जन, मैं खुद उनके साथ सातारा गई, और वहां पे भी हमें संघर्ष करके ये FIR दर्ज करना पड़ा। उधर भी पुलिस आसानी से ये केस ले नहीं रही थी, उधर भी संघर्ष करना पड़ा। उधर भी हमें हमारे जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। वहाँ के जो SP है समीर शेख, उन्होंने इस चीज़ में सपोर्ट किया, और फिर वो केस दर्ज हो गई। आज तक अभी 11 महीने हो गए हैं इस केस को, लेकिन वो केस में जो हमने FIR दर्ज की, वो आदमी पकड़ा गया, आज तक वो जेल में है।
ये कहने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है कि उस औरत को हम न्याय दिला पाए, लेकिन ऐसे कई अन्यायग्रस्त लोग हैं जिन पे आज भी अन्याय हो रहा है। दूसरी मैं घटना कहना चाहूंगी, नासिक में इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर हम जानते हैं, त्र्यंबकेश्वर हम जाते हैं, शिरडी जाते हैं, तो ये सब हमें पता है, लेकिन यहाँ पे भी इस तरीके की घटना हो सकती है क्या, ये हम कोई भी आम आदमी सोच नहीं सकते। 5-5 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे सिर्फ 1000-1000 रुपए में बेचे जाते हैं। कातकरी लोग हैं जो प्रिमिटिव ट्राइब बोले जाते हैं। महाराष्ट्र में प्रिमिटिव ट्राइब गोंडा है, कातकरी है, जो आदिवासियों में भी एक सबसे निचली जमात जो होती है, सबसे बैकवर्ड जो है, जिनका विकास नहीं हुआ है, ऐसी प्रिमिटिव ट्राइब है जिनको अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए एक योजना बनाई है उनके विकास के लिए। तो ऐसे कातकरी समाज के 5-5, 6-6 साल के बच्चों को सिर्फ 500 रुपए, 1000 रुपए में बेचा जाता है। उनके माँ बाप ही बेचते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे को खुशी खुशी बेचेगा नहीं। जब मजबूरी इतनी होती है, खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उनको ये स्टेप उठाना पड़ता है। तो वहां पे जो नगर जिला है नासिक के बाजू में, वहां पे मेंढपाल रहते हैं, जो शिप रहती है ना, वूल निकालते हैं हम जिनके, तो वो पूरा ऐसे अपन रास्ते में भी जाए तो वैसे वो चरने के लिए घूमते रहते हैं। तो उनका ख्याल रखने के लिए ये बच्चों को माँ बाप से खरीदते हैं और 5-5, 6-6 साल के बच्चों को लेके जाते हैं। वो 14, 15, 16 साल तक होने तक उन्हीं के पास रहते हैं। वो माँ बाप का चेहरा भी उनको याद नहीं रहता है। तो ये सिचुएशन वहां पे है। उधर 11 साल की गौरी आगिवले नाम की लड़की थी, वो वैसे ही उसको खरीदा गया था और उधर जो मेंढपाल था उधर उससे काम करवाता था। उसको 4 दिन बुखार था, उसमें भी उससे वो काम कराता था। वो नहीं कर पाई तो उसको बहुत मारा पीटा गया और उस हालत में उसको लगा कि अब ये मर गई बच्ची, तो वैसे ही उसने लाके माँ बाप का जो घर था इगतपुरी में, उसके बाहर दरवाजे के छोड़ के वो लोग भाग गए। और जब हमारे लोगों को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, हमारे लोग वहां पे गए, कार्यकर्ता तुरंत उसको सिविल हॉस्पिटल नासिक में दाखिल किए, लेकिन 7 दिन के बाद वो बच्ची ने दम तोड़ दिया। 11 साल की बच्ची, 1000 रुपया के लिए सिर्फ उसको बेचा गया है। मतलब कितनी बड़ी गुलामी हो रही है, कितना भूख के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये कहानी के बाद ऐसे 11 बच्चे हमने फिर कार्यकर्ताओं की टीम लेके हम पूरा वो संगमनेर और पूरा एरिया पूरा छान मारा और ऐसे 11 बच्चे वहां से छुड़ाए हमने और आज उनको आश्रम शाला में और उधर एडमिशन किया है। उनको बॉन्डेड लेबर्स का, जबकि भारत में 76 में बंधुआ मजदूर के खिलाफ कायदा हुआ है। बंधुआ मजदूरी करवाना बहुत बड़ा गुनाह है, जुल्म है, लेकिन ये चीज पता नहीं है। अवेयरनेस का पुलिस को भी पता नहीं होता है कि ऐसा कोई कायदा है, इस तरीके से गुनाह दाखिल किया जा सकता है, ये हमें उनको भी बताना पड़ता है। तो ये चीज है। तो ये ऐसी पुलिस सब का तो चीजें थोड़ा हिसाब किताब ऐसा रहा है कि कहीं से भी वो पैसे वाले के साथ रहती है, तो मजदूर के साथ कहाँ रहेगी। वो तो है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये भी है कि जब उनको बताया जाता है और काफी सारे मतलब जो एसपी लेवल के जो है पुलिस में, एसपी, डीवाईएसपी, ये काफी अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। जिधर भी हम गए तो वहाँ के पुलिस स्टेशन के पीआई सर ने भी हमें सपोर्ट किया। बस ये होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के वजह से उन्हें ये चीजें पता नहीं होती है, तो वो भी हमें बताना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने उनका भी थोड़ा सा उधर भी उनको भी अवेयर करना चाहिए कि इस तरीके से कानून बने हुए हैं। और जबकि पालघर जिला आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ पे जवाहर, मुखाड़ा, वाड़ा अभी भी माल न्यूट्रिशन के वजह से बच्चे मर रहे हैं, अभी भी बंधुआ मजदूरी हो रही है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी ज्यादा ध्यान मुझे ऐसे लगता है देना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रिमिटिव ट्राइब के लिए स्पेशल योजना बनाई है, सिर्फ महाराष्ट्र या पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, पूरे देश भर के प्रिमिटिव ट्राइब के लिए बनाई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस योजनाओं के थ्रू पुलिस में भी थोड़ा सेंसिटाइजेशन अगर करेंगे, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर संवेदनशील होंगे, गवर्नमेंट का हर एक हिस्सा, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सब संवेदनशील रीति काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। सब एक साथ मिलके अगर काम करेंगे तो ये सारे चीज़ें सॉल्व हो सकती है। ये सोशल वर्क करते करते आपने लॉ भी कर लिया, सब कर लिया, तो कोई ऐसी हॉबीज जो आप
में हैं और नहीं कर पाई और करना चाहती हैं, ऐसा कुछ? मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कथक थोड़ा सीखी हूँ। 3-4 साल मैं छोटी थी तभी सीखी थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि माता पिता भाऊ ताई ही बोलते हैं सब लोग उनको, तो उनके काम के वजह से क्लास लेके आना जाना कोई रहता नहीं था घर पे। हम अकेली दोनों बहनें रहते थे नाना नानी के साथ, तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन की उधर कमी हो गई, आलसीपना की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन अभी ऐसे लगता है कि कभी मौका मिला तो वापस सीखने की भी इच्छा है, और जहां मौका मिले डांस कर लेते हैं, अपना डिस्ट्रेस हो लेते हैं। तो डांस ये एक अच्छी हॉबी है। और अभी जैसे बच्चे होने के बाद हर माँ को खाना बनाना सीखना पड़ता है। वैसे मैं शादी से पहले मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन अभी 2 बच्चों की माँ होने के बाद जो उनको पसंद है वो सब बनाना भी अच्छा लगता है और खाना भी अच्छा लगता है। तो खाने का भी शौक है, खाने की भी हॉबी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये थी स्नेहा जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम दूसरे नॉमिनी की इंटरव्यू करेंगे आपके सामने। हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।